आज हमारे सामने जो कहानी है उसे पढ़ते हुए मुझे कई बार सच में रुकना पड़ा। ये एक युवा की अपनी जुबानी है और ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर कदम पर डर है, अकेलापन है और कंफ्यूजन है। इसका शीर्षक है अ क्वेयर लाइफ इन रिप्रेशन, अ यंग मैन स्टोरी। और ये किसी और की लिखी रिपोर्ट नहीं है, ये उस लड़के के अपने शब्द हैं। और शायद इसीलिए ये इतनी असरदार है। आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उन सिस्टम्स को समझने की कोशिश करना है जो एक इंसान की जिंदगी को इस तरह से मोड़ देते हैं। स्कूल का माहौल, जानकारी की कमी, समाज का डर, ये सब मिलकर कैसे एक व्यक्ति की पहचान और उसके भविष्य को एक जाल में उलझा देते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, तो चलिए इस कहानी की परतों को मिलकर खोलते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहां से हम सबकी होती है, बचपन और स्कूल के पहले कुछ साल। कहानी के पहले पन्ने से ही स्कूल एक आप कह सकती हैं डरावनी जगह की तरह सामने आता है। यहाँ दोस्ती नहीं, बल्कि लगातार चिढ़ाना और अकेलापन है। उन्हें बार बार कहा जाता था कि तुम लड़की जैसे हो, लड़की जैसा बोलते हो, चलते हो। हम्म। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। पहली दूसरी क्लास के बच्चे के साथ गलत तरीके से छूना, जबरदस्ती किस करना जैसी हरकतें हो रही थीं। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है माहौल का पूरा फेलियर। ये एक सरकारी स्कूल था और जैसा कहानी में बताया गया है, टीचर अक्सर क्लास से गायब रहते थे। हाँ, ये बताया गया है। वो हाजिरी लेकर क्लास को मॉनिटर के भरोसे छोड़ देते थे। निगरानी की ये कमी असल में कुछ बच्चों के लिए दूसरों पर अपनी ताकत आजमाने का एक खुला मैदान बन गई थी। आप सही कह रहे हैं, निगरानी की कमी एक बहुत बड़ा कारण थी। और कहानी में ये भी दिखता है कि कैसे इस पावर वैक्यूम को दूसरे छात्रों ने, यहाँ तक कि मॉनिटर ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा। जब टीचर नहीं होते थे तो कुछ लड़के उन्हें क्लास में बंद करके लड़कियों की तरह नाचने पर मजबूर करते थे। तो ये सिर्फ दूसरे बच्चों की गुंडागर्दी नहीं थी, बल्कि सिस्टम की पूरी तरह से नाकामी थी। जब निगरानी करने वाला यानी टीचर मौजूद ही ना हो और जिसे निगरानी के लिए रखा गया है यानी मॉनिटर वो खुद शोषण में शामिल हो जाए, तो एक बच्चे के पास क्या रास्ता बचता है? वो किससे शिकायत करे? कोई रास्ता नहीं था। अगर वो मना करते तो टीचर के वापस आने पर वही लड़के उनकी झूठी शिकायत कर देते कि ये शोर मचा रहा था। अच्छा। और बाकी सब हाँ में हाँ मिला देते। नतीजा ये होता कि सजा उल्टा इन्हीं को मिलती थी। इस डर ने उन्हें पूरी तरह से चुप करा दिया। उन्हें उन लड़कों की हर बात माननी पड़ती थी। और यहीं पर हमें एक बहुत ही दर्दनाक एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया दिखती है। इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग का एक रूप कहा जा सकता है। वो क्या है? कहानी में बताते हैं कि शुरू में जो बातें उन्हें बुरी लगती थीं, जो जबरदस्ती होती थी, धीरे धीरे वही अच्छी लगने लगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी को लगातार नकारात्मकता और शोषण का सामना करना पड़ता है, तो दिमाग किसी भी तरह के ध्यान को, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, एक तरह के इंसानी जुड़ाव के रूप में देखने लगता है। स्नेह और शोषण के बीच की जो रेखा थी, वो पूरी तरह धुंधली हो जाती है। यह सर्वाइवल का एक दुखद तरीका है। मतलब ध्यान पाने की इतनी गहरी इच्छा कि उसके अच्छे या बुरे होने का फर्क ही मिट जाए। वो लिखते भी हैं, जो मेरी तारीफ करता मैं उसे किस करता, और अपने शरीर को पकड़ने और सहलाने देने लगता। ये पढ़कर लगता है कि वो स्नेह और शोषण में फर्क करने की हालत में ही नहीं थे। बिल्कुल। और ये सिलसिला और भी खराब होता चला गया। 8-9 साल की उम्र तक क्लास के 7-8 लड़के एक एक करके उनके साथ यौन हरकतें करते थे। ये उनके लिए एक नॉर्मल सी बात बन चुकी थी, जो उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा थी। इसी उलझे हुए माहौल में एक और मोड़ आता है 13 साल की उम्र में, जब वो अपने पिता के मोबाइल पर पहली बार पोर्न देखते हैं और इसका असर उनकी अपनी बॉडी इमेज पर बहुत गहरा पड़ता है। हाँ, और यहाँ अज्ञानता और गलत जानकारी का खतरनाक कॉकटेल काम करता है। एक तरफ पॉर्न देखकर उनके मन में अपने शरीर को लेकर सवाल उठते हैं, दूसरी तरफ क्लास के बड़े लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा लिंग छोटा है। हाँ। वो उन्हें डराते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। और इसका समाधान भी वो खुद ही बताते हैं कि हस्तमैथुन यानी मस्टरबेशन करने से लंबाई बढ़ेगी। ये कितनी दुखद बात है कि जिस चीज के लिए उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है, उसी का इलाज ऐसी गलत जानकारी से दिया जा रहा है। और वो इस पे यकीन कर लेते हैं। लंबाई बढ़ाने की चाह में सिर्फ 13 साल की उम्र से ही उन्होंने रोज मस्टरबेशन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनका अपने चचेरे भाई के साथ भी एक यौन संबंध बन गया, जो करीब 7-8 साल तक चला। स्कूल में भी शोषण रुका नहीं। 9वीं-10वीं के छात्र उन्हें पॉर्न दिखाकर ओरल सेक्स के लिए मजबूर करते रहे। और इन सब के बीच जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है।
इन सभी अनुभवों के दौरान उन्हें गे या होमोसेक्सुअलिटी जैसे शब्दों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि उनकी भावनाओं या आकर्षण को कोई नाम दिया जा सकता है। ये सब किसी आंतरिक पहचान की खोज का नतीजा नहीं था, बल्कि उनके आसपास का माहौल और दूसरे लोगों के एक्शंस उन्हें एक रास्ते पर धकेल रहे थे। तो ये साफ है कि स्कूल का माहौल पूरी तरह से उनके नियंत्रण के बाहर था। क्या इस माहौल से बाहर निकलने पर जब वो आगे की पढ़ाई के लिए घर से दूर गए, तब उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? बदलाव आया, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसी कोई उम्मीद करे। जब वो 11वीं में बाहर गए तो उनके चचेरे भाई की एक गर्लफ्रेंड बन गई और उसने इनसे दूरी बना ली। इस अकेलेपन में उन्होंने अपने रूम पार्टनर के साथ एक रिश्ता बनाया जो 2 साल तक चला। लेकिन उस रिश्ते की भी अपनी सीमाएं थीं। वो बताते हैं कि ये सब हमेशा कपड़ों के ऊपर से ही होता था। उनके रूममेट ने कभी उन्हें अपना शरीर छूने नहीं दिया। तो एक तरह से वो एक रिश्ते में होकर भी अकेले थे। और यहीं पर पहली बार उनकी पहचान को एक नाम मिलता है, लेकिन वो नाम भी दूसरे लोग ही देते हैं। हाँ, और वो भी चिढ़ाने के अंदाज में। जब उनके साथ पढ़ने वाले दूसरे लड़के इंटरनेट के संपर्क में आए तो उन्होंने इन्हें गे कहना शुरू कर दिया। अच्छा। ये पहली बार था जब उन्होंने ये शब्द सुना था। तब जाकर उन्होंने खुद इंटरनेट पर खोज की और उन्हें धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि उनका आकर्षण लड़कों की तरफ ज्यादा है। और ये शब्द मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। पहली बार अपनी भावनाओं को, अपने आकर्षण को एक नाम मिलता है। भले ही वो शब्द दूसरों ने चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया हो, लेकिन वो पहचान की यात्रा का एक शुरुआती बिंदु बन जाता है ना, जहाँ से आप खुद को समझना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ भी उनकी समझ अधूरी जानकारी और डर पर आधारित थी। वो अपने इस आकर्षण को सीधे अपने बचपन के माहौल से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि वो हमेशा लड़कों के बीच रहे और लड़कियों से डराया गया, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, वो समाज के डर का जिक्र करते हैं। उन्होंने देखा था कि गांव में अगर किसी लड़के का लड़की के साथ अफेयर होता है तो उसकी पिटाई होती है। बिल्कुल। उन्हें प्रेगनेंसी का भी डर था, जिसकी उन्हें कोई वैज्ञानिक समझ नहीं थी। और यहीं पर हम फिर से सिस्टम के फेलियर पर आते हैं। ये सिर्फ एक टीचर की लापरवाही नहीं है, नहीं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की उस बड़ी कमी को दिखाता है, जहां रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे जरूरी चैप्टर को या तो छुड़वा दिया जाता है या बिना किसी चर्चा के बस लिखवा दिया जाता है। सही बात है। इसका सीधा नतीजा होता है डर, शर्म और गलत जानकारी, जो इस पूरी कहानी की नींव में हमें बार बार दिखाई देता है। इसी डर ने उन्हें लड़कियों से दूर रखा, क्योंकि लड़कों के साथ पकड़े जाने का वैसा सामाजिक खतरा उन्हें महसूस नहीं होता था। तो पहचान का ये एहसास भी किसी तरह की आज़ादी लेकर नहीं आया, बल्कि और ज्यादा डर और सवालों के साथ आया। और ये डर आज भी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हाँ, आज 25-26 साल की उम्र में वो घर पर ही रहते हैं, अपने पुराने सहपाठियों से दूर, क्योंकि वो उन्हें चिढ़ाते थे। और अब उन्हें एक नया डर सताता है कि अगर वो किसी के साथ एनल सेक्स की कोशिश करेंगे तो वो उनका मजाक उड़ाएगा और सबको बता देगा। इस अकेलेपन और शारीरिक जरूरतों से निपटने के लिए वो दिन में 5-6 बार मस्टरबेशन करते हैं। वो बताते हैं कि कभी-कभी वस्तुओं का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। यह सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं है, बल्कि एक गहरे अकेलेपन से जूझने का तरीका लगता है। और उनका डर सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये उनके समाज की सच्चाई पर आधारित है। वो अपने गांव की एक हालिया घटना बताते हैं, जहां एक लड़की ने अपने माता-पिता से कहा कि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है। और उसके माता-पिता ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और नदी में फेंक दिया। और जो बात इससे भी ज्यादा डरावनी है, वो ये कि पूरे गांव ने उन माता-पिता का साथ दिया। क्या? हाँ, सबने कहा ऐसी बेटी को मार देना ही अच्छा है। ये घटना हमें उस समाज की मानसिकता दिखाती है जिसमें वो रह रहे हैं। जब विषम लैंगिक प्रेम यानी एक लड़के और लड़की के प्यार को इतनी क्रूरता से कुचला जा सकता है, तो समलैंगिक पहचान को स्वीकार करने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह बात तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब सुरक्षा का जो सबसे पहला घेरा होता है, परिवार और समाज, वही सबसे बड़ा खतरा बन गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस सामाजिक लाइसेंस की तरफ इशारा करता है जो लोगों को अपनी इज्जत के नाम पर कुछ भी करने की इजाजत देता है। बिल्कुल। ऐसे में समलैंगिक पहचान तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए उनका संघर्ष सिर्फ यौनिकता का नहीं है, ये उनके अस्तित्व का संघर्ष है। वो अपने भविष्य को लेकर बुरी तरह चिंतित हैं। उनके पास बीए की डिग्री तो है, लेकिन वो खुद मानते हैं कि उन्हें कोई ज्ञान या हुनर नहीं है, क्योंकि सारी परीक्षाएं नकल करके पास की हैं। और परिवार से भी कोई मदद की उम्मीद नहीं है। पिता मजदूरी करते हैं, जिससे मुश्किल से घर चलता है। वो शारीरिक रूप से भी खुद को कमजोर मानते हैं। कहते हैं कि पिता की तरह सीमेंट बालू ढोने का काम भी नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि वो हर तरफ से कैसे फंसे हुए हैं।
आर्थिक रूप से कोई सहारा नहीं, शारीरिक रूप से खुद को कमजोर मानते हैं और सामाजिक रूप से इतना बड़ा डर है कि वो अपनी पहचान किसी को बता भी नहीं सकते। उन्हें डर है कि अगर वो बताएंगे कि वो गे हैं तो उन्हें कोई काम नहीं देगा, और अगर नहीं बताएंगे तो समाज और परिवार शादी के लिए दबाव डालेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हर रास्ता बंद नजर आता है। वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर अटक गए हैं कि मैं इस समाज में जीऊंगा कैसे। उनकी कहानी इसी सवाल पर खत्म होती है। अपने परिवार को कैसे बताएं जो खुद अशिक्षित हैं? बिना किसी आर्थिक या भावनात्मक सहारे के वो अपना जीवन कैसे बनाएंगे? ये सिर्फ एक व्यक्ति की यौनिकता की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे समाज की बनावट, शिक्षा की कमी और गरीबी मिलकर किसी व्यक्ति को हर तरफ से फंसा हुआ और बेबस महसूस करा सकती है। तो ये एक ऐसे युवा की आप बीती थी जिसकी यात्रा स्कूल के गलियारों में हुई बदमाशी से शुरू होकर पहचान, समाज और अपने भविष्य के साथ एक बहुत गहरे संघर्ष तक पहुंचती है। इस कहानी में हमने परत दर परत देखा कि कैसे निगरानी की कमी, सही शिक्षा का अभाव और एक बेरहम सामाजिक ढांचा किसी की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान को इतना अकेला और बेसहारा महसूस कराया जा सकता है कि उसके पास मदद मांगने के लिए भी कोई नहीं होता। ये कहानी एक व्यक्तिगत अनुभव को तो सामने रखती ही है, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जब किसी युवा के आसपास के सिस्टम, चाहे वो स्कूल हो, परिवार हो या समाज, उसे सुरक्षा और सही मार्गदर्शन देने में पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं, तो उसके जीवन के रास्ते के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होता है?